हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जो चैनल का नाम है वो है एग्जाम सेज। आज जो 11th का सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है फिजिक्स का, तो आइए आज हम चलते हैं 11th के फिजिक्स के सिलेबस की ओर। चैनल का नाम एग्जाम सेज। तो इसमें आप लोगों को 11th क्लास में जो चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, आज पहले उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद कल से हम लोग जो है वो चैप्टर एक एक करके पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जो चैप्टर के विषय में हमको पढ़ना है, वो फर्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें पढ़ना है स्टूडेंट्स फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स होता क्या है, इसमें सबसे पहले बात कि पढ़ना क्या है, ये चीज जानेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा बताते हुए जा रहे हैं कि इसमें आपको पढ़ना है मुख्य रूप से यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन इसमें टॉपिक है, उसको चर्चा करना है, और स्केलर एंड वेक्टर इसके विषय में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के विषय में। सबसे पहले इस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में यूनिट और डायमेंशन जानने से भी पहले जो हमें जानना है वो जानना है कि सर फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है, बहुत सारा चीज हम लोग ऐसा है जो हम लोग अनजान है, हालांकि उस चीज के विषय में जानते हैं, वो नाम सुने, लेकिन वो कहते किसे वो हम लोग नहीं जानते। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स कहते किसे हैं, और फिजिक्स के विषय में जब हम लोग जानकारी हासिल कर लेंगे तब जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये दोनों चीजों के विषय में आप लोग 10th क्लास में बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो सर जानिए सर कि फिजिक्स कहते किसे हैं, फिजिक्स होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका साइंस है, तो साइंस तो आप लोग जानते होंगे कि साइंस में मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स होता है, एक होता है केमिस्ट्री होता है, और एक होता है बायो होता है ना। तो फिजिक्स किसको कहते हैं कि साइंस का वह ब्रांच, साइंस का वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग नेचर यानी कि प्रकृति और नेचुरल इवेंट्स यानी प्राकृतिक घटनाएं, दो चीज है सर, नेचर और नेचुरल इवेंट्स। तो सर फिजिक्स क्या है कि साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल इवेंट्स के विषय में पढ़ते हो, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं सर। उस शाखा को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। नेचुरल इवेंट्स मतलब होती है प्राकृतिक घटनाएं, आसपास की घटनाएं। विदाउट फिजिक्स, फिजिक्स के बिना इस भविष्य की कल्पना या फिर पूरे ब्रह्मांड की कल्पना संभव नहीं है। तो सर फिजिक्स के विषय में लोग जान गए कि नेचर और नेचुरल इवेंट्स के विषय में जानकारी देता है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, ये कहलाता है आपका फिजिक्स। लेकिन बात आती है सर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मींस भौतिक राशि। अब भौतिक राशि का बात आया तो देखिए इसमें 2 चीज है, जैसे कि देखिए द्रव्यमान होता है, मास, एक होता है मास मीन्स होता है द्रव्यमान, और मान लीजिए एक है स्पीड मीन्स होता है चाल। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या होता है, मास को किससे मापते हैं, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, देखिए मास का एसआई मात्रक होता है केजी, और स्पीड का एसआई मात्रक होता है सर मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मास को डायरेक्ट हम लोग मापते हैं सर केजी से, लेकिन स्पीड को डायरेक्ट नहीं माप रहे हैं, मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, सो मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब हुआ सर कि 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, उसके विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, भौतिक राशि किसको कहते हैं, कि वह राशि, वैसा क्वांटिटी जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में मापते हो,
जिसको डायरेक्ट भी माप सके या इनडायरेक्ट भी माप सके। जैसे मास को डायरेक्ट मापे केजी से। जैसे आ गया लेंथ को डायरेक्ट मापते हैं किससे? मीटर से। जैसे टाइम को डायरेक्ट मापते हैं किससे? सेकेंड से। तो ये सब डायरेक्ट माप रहे थे, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, इसको डायरेक्ट माप रहे क्या सर? नहीं सर। फिर बात कर रहे वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसको डायरेक्ट माप रहे क्या? नहीं सर, तो इनडायरेक्ट माप रहे। तो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि डायरेक्ट हमें बताता है सर कि वैसा क्वांटिटी, वह राशि जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में मापते हो तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, अब देखिए सर, इस फिजिकल क्वांटिटी के विषय में हम लोग चर्चा किए। इस फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग विषय में चर्चा किए, तो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स भी जान लेंगे सर। दो टाइप्स है, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत भौतिक राशि, और दूसरा होता है सर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब होता है दूसरे से उत्पन्न, दूसरा मतलब किससे? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पहले ये जानेंगे। तो देखिए सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि जिसे हम लोग डायरेक्ट मापे। जिसे हम लोग कैसे मापे सर? डायरेक्ट मापे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग इनडायरेक्ट मापे तो इसको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्ट यदि हम लोग मापेंगे तो क्या बोलेंगे सर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इनडायरेक्ट यदि मापेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे सर? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मुख्य रूप से है 7 गो। वो सातों का नाम थोड़ा सा जान लीजिए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, मोल ऑफ सब्सटेंस, और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 गो आपका दिया है सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, मोल ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कहने का मतलब ये सातों जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ये सातों को हम लोग डायरेक्ट मापेंगे। बाकी ये सातों को छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो सारे के सारे आपके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आएंगे सर। मेरा बात समझ रहे हैं? देखिए, ये 7 गो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। ये 7 गो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्ट मापेंगे, बाकी ये सातों को छोड़ करके जो भी होगा
वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। यानी कि बाकी सातों को छोड़ करके जो भी होगा वो इनडायरेक्ट मापा जाएगा, इसे ही सातों को हम लोग डायरेक्ट मापते हैं। बात समझ में आया बच्चों? तो अब ध्यान दीजिए, ये आपको फिजिकल क्वांटिटी का बात की है। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना होता है वो है यूनिट, डायमेंशन। इसमें पढ़ना होता है सर मुख्य रूप से, देखिए यूनिट, यूनिट किसको कहते हैं? यूनिट का हिंदी होता है मात्रक। अब देखिएगा यूनिट आएगा तो उसके बाद हमको यह भी पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना होगा एसआई प्रीफिक्सेस। इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डायमेंशन, और तब जाके बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला का। उसके बाद इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। है ना? तब ये यूनिट एंड डायमेंशन आपका खत्म होगा। तो देखिए यूनिट क्या है, अभी हम लोग चर्चा क्या किए, फिजिकल क्वांटिटी के विषय में। देखिए फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। तो यूनिट क्या है, देखिए जैसे मास, मास मतलब होता है सर द्रव्यमान। तो बोलिए मास को मापने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? केजी। मास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं सर? केजी। मास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? केजी को। तो केजी जो है वो मास का यूनिट है। ध्यान दीजिएगा मेरे बात ध्यान से। तो देखिए मास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केजी। तो केजी जो है वो मास का क्या हुआ? यूनिट हुआ। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। जैसे मास, मास को मापने के लिए प्रयोग किया हम लोग किसका प्रयोग किए बच्चों? केजी का। देन केजी इज यूनिट ऑफ क्या? मास। जैसे फोर्स है, तो बोलिए फोर्स को मापने के लिए किसका प्रयोग किए बच्चों? न्यूटन का। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ किसका? फोर्स। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान देते हैं, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वही स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। जैसे फोर्स को मापने के लिए न्यूटन का प्रयोग किए ना, तो न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट हुआ, ना कि केजी फोर्स का यूनिट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट तीन प्रकार का होता है, सीजीएस, एफपीएस, और एक आता है एमकेएस। तो सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो यहां पे देखने से ही पता चल रहा है कि सी मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। जी मतलब ग्राम, ग्राम किसका यूनिट है? मास का। एस मतलब सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। इसी तरह एफपीएस में एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, और सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। उसी तरह एमकेएस का होगा बाबू, तो एमकेएस का मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसके बाद आता है एसआई प्रीफिक्सेस। जैसे मान लेते हैं ये एसआई प्रीफिक्सेस का प्रयोग सर 12th तक हम लोग करेंगे बच्चों। 12th तक इस एसआई प्रीफिक्सेस का प्रयोग होगा। जैसे पावर यदि आपका प्लस में है, आज इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है 11th का, कल से जो है
वो मुख्य रूप से सिलेबस हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एसआई प्रीफिक्सेस में पहले हम लोग ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए 10 पर पावर 1 है, इसको क्या बोलेंगे? 10 पर पावर 2 है, इसको क्या बोलेंगे? 10 पर पावर 3 है, क्या बोलेंगे? पावर 6 है, क्या बोलेंगे? पावर 9 है, पावर 12 है, ठीक है, फिर पावर 15 है, फिर पावर 18 है। तो ये पावर पॉजिटिव है, पावर मेरा प्लस में, पावर 1 है, 2 है, 3 है, फिर 3 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 6 है, फिर 3 जोड़ेंगे 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। तो पावर प्लस में तो पावर 1 को बोलते हैं डेका, क्या बोलते हैं? डेका। पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, क्या बोलते हैं? हेक्टो। पावर 3 रहेगा तो किलो, पावर 6 रहेगा तो मेगा, पावर 9 रहेगा तो गीगा, 12 रहेगा तो टेरा, 15 रहेगा तो पेटा और 18 रहेगा तो एक्सा। ये नेम जो है, ये नाम दिया गया है एसआई प्रीफिक्सेस का कि 10 पर पावर 1 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? 10 पर पावर 1 को क्या बोलते हैं बच्चों? डेका। 10 पर पावर 2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो। 10 पर पावर 3 को क्या बोलते हैं? किलो। 10 पर पावर 6 को क्या बोलते हैं? मेगा। 10 पर पावर 9 को क्या बोलते हैं? गीगा। 10 पर पावर 12 को क्या बोलते हैं? टेरा। 10 पर पावर 15 को क्या बोलते हैं? पेटा। और 10 पर पावर 18 को क्या बोलते हैं? एक्सा। तो आप बोलिएगा कि सर ये पावर प्लस में, ये पावर माइनस में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यदि पावर आपका माइनस में रहता है तो देखिए 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -15, 10 पर पावर -18। तो -1 रहेगा तो उसको बोलते हैं डेसी, -2 रहेगा सेंटी, -3 रहेगा तो मिली, -6 रहेगा तो माइक्रो, -9 रहेगा तो नैनो, -12 पिको, -15 फेंटो और -18 को बोलते हैं अट्टो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 10 पर पावर माइनस में रहेगा, जैसे 1 था यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में सब दिया, -1 सेंटी, -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेंटो, -18 अट्टो। तो ये आपका एसआई प्रीफिक्सेस में जो पावर आपका दिया हुआ रहता है उस पावर को क्या बोलते हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर हम लोग डायमेंशन में आते हैं। तो डायमेंशन में आते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला आपका 11th में भी पूछता है और डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों आपका 12th में भी पूछता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला में मुख्य रूप से मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली डायमेंशन फॉर्मूला में मास को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एम से। किससे दर्शाते हैं बच्चों? कैपिटल एम से। लेंथ को दर्शाते हैं कैपिटल एल से। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एल से। और टाइम को दर्शाते हैं हम लोग कैपिटल टी से। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में जनरली डायमेंशन फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो मास को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। लेंथ को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एल से। टाइम को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से। जब भी डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा चीज और हम लोग को पढ़ना होता है, वो है एरर। एरर के विषय में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बोलते हैं। उससे जनरली क्वेश्चन रहता है, ना के बराबर रहता है, तो वो तो हम बता ही देंगे। तो इस फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट में ये चीज हम लोग को पढ़ना होता है ना। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग बोलिएगा सर, आप लोग ये बोलिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि सर स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं सर और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं सर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग स्केलर क्वांटिटी ये भी पढ़े होंगे कि स्केलर क्वांटिटी मीन्स होता है अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? अदिश राशि। और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स होता है सदिश राशि।
तो देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो चीज है। स्केलर क्वांटिटी किसको किसको कहते हैं? तो वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो बच्चों? परिमाण हो, लेकिन दिशा ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं बच्चों? कि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा हो। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन पूरी तरीके से फिट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं फिट हो पा रहा है, उसका भी हम एग्जांपल देते हैं। तो देखिए जैसे करंट है, विद्युत धारा, तो करंट है। करंट आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। करंट का डायरेक्शन होता है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी ना होकर के स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक नियम इसमें आगे पढ़ना है, उसका नाम है एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। तो इस एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को ये फॉलो नहीं करता है बच्चों। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है ना। अब इसके बाद देखिए इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में पढ़ना है कि जैसे देखिए रेस्ट के विषय में पढ़ना है, मोशन के विषय में पढ़ना है। तो देखिए कोई भी बॉडी, सबसे पहले जानेंगे काइनेमेटिक्स है क्या। काइनेमेटिक्स कहते हैं किसको है? तो काइनेमेटिक्स क्या होता है सर? सबसे पहले आप पूछिएगा कि सर काइनेमेटिक्स कहते किसे है? तो फिजिक्स का वह ब्रांच, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन के विषय में पढ़े। मोशन यानी कि गति के विषय में पढ़े, लेकिन वो बॉडी किस कारण से मोशन कर रहा है उसका कारण जाने बिना यदि हम लोग पढ़ते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं किस कारण से मोशन कर रहा है। खाली मोशन कर रहा है, हाँ, केवल मोशन कर रहा है, हाँ, तो डायरेक्ट हम लोग बॉडी के, वस्तु के गति के बारे में पढ़े, मोशन के बारे में पढ़े, तो वो ब्रांच आपका कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? काइनेमेटिक्स। अब इस काइनेमेटिक्स को देखिए, इसमें पढ़ना है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? इसमें पढ़ना है मोशन। मोशन क्या होता है? तो पहले बच्चों ध्यान दीजिए कि रेस्ट किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, तो ये दीवार है, तो इस दीवार को धक्का देने पर भी ये नहीं घसक रहा है। तो रेस्ट क्या है कि देखिए यदि कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन ना करता हो, यदि कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन ना करता हो बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो वस्तु किसमें है? रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब रुका हुआ है। लेकिन यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो वस्तु किसमें है बच्चों? मोशन में है। रेस्ट और मोशन में आपको अंतर समझ में आया? कोई वस्तु यदि समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन ना करे तो वो किसमें बच्चों? रेस्ट में। और समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करे तो वो किसमें बच्चों? मोशन में। अब इसमें आगे हम लोग को पढ़ना होता है डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सब चीज तो आप लोग जानते ही होंगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारा चीज आप लोग जानते हो। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, स्पीड, स्पीड मतलब क्या होता है? चाल, और वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। लेकिन इसमें जो बच्चों हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है वो आपको पढ़ना है प्रोजेक्टिव मोशन। प्रोजेक्टिव मोशन, कोई भी वस्तु को ऊपर दो तरीके से फेंका जा सकता है, वो बताते हैं हम आपको।
देखिए देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु को दो तरीके से ऊपर की ओर फेंका जाएगा। एक होता है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, और एक होता है प्रोजेक्टिव मोशन बच्चों। प्रोजेक्टिव मोशन। तो देखिए बच्चों, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग वस्तु को ऊपर की ओर फेंके और ऊपर की ओर फेंके और जिस तरह से फेंके उसी तरह से यदि वस्तु डायरेक्ट वापस आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन प्रोजेक्टिव मोशन में उल्टा है। प्रोजेक्टिव मोशन में ऐसा नहीं है। प्रोजेक्टिव मोशन में क्या है कि यदि किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, यहां पे कंडीशन है बच्चों, इस प्रकार से कि जो एंगल बनाना चाहिए वो 0 से 90 के बीच, इस तरह से। तो बोलिए, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है बच्चों, वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस के बीच 90 डिग्री है और ये 90 के बीच फेंका जा रहा है वस्तु, मतलब 0 से 90 के बीच। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यदि कोई वस्तु को ऊपर की ओर इस प्रकार से फेंका जाए कि जो एंगल बन रहा है वो कितना और कितना के बीच बन रहा है बच्चों, 0 और 90 के बीच। तो 0 और 90 के बीच एंगल बनता हो तो जो मोशन होता है, जो गति होता है बच्चों, उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव मोशन बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए 0 और 90 के बीच फेंका जा रहा है। वस्तु को जिस स्पीड से फेंका जाता है, जितने स्पीड से फेंका जाता है, इस स्पीड को बोलते हैं प्रोजेक्शन स्पीड। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन स्पीड बोलते हैं बच्चों। बहुत सारा चीज आता है इसमें। जो वस्तु को फेंक रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे वस्तु को फेंक रहे हैं, तो इस वस्तु को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल। जो एंगल बनाता है, ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन तय कर रहा है, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? रेंज। तो ये सब आपका पढ़ना होता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मुख्य रूप से एक ही चीज आपको जानना है, प्रोजेक्टिव मोशन जानना है और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी जानना है। ठीक है? तो ये आपका हुआ काइनेमेटिक्स। अब इसके बाद अगला चैप्टर में आएंगे, इसके बाद अगला चैप्टर में आएंगे हम लोग बच्चों लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों कि न्यूटन्स के लॉ के विषय में पढ़ना है, फोर्स के विषय में पढ़ना है। फोर्स है क्या, बल है क्या, और इसी में बोलते हैं डायनेमिक्स। इसमें जो लॉ ऑफ मोशन है, इसको देखिए, इसमें पढ़ना है मुख्य रूप से डायनेमिक्स के विषय में। डायनेमिक्स क्या है ना? तो डायनेमिक्स क्या है कि वह फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें कोई भी वस्तु को गति से विराम की अवस्था में ले जाए, या विराम से गति की अवस्था में ले आए, या फिर कोई वस्तु यदि मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, उस विषय में जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग ये सब बारे में पढ़ते हैं, वही कहलाता है आपका डायनेमिक्स। और इसी डायनेमिक्स में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है फोर्स के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है बच्चों? फोर्स के विषय में। और आप लोग फोर्स मतलब होता है बल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बल क्या है बच्चों? साधारण शब्दों में हम लोग बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या किसी वस्तु को खींचना, ये बल कहलाता है। लेकिन साइंस की भाषा में यदि हम लोग परिभाषा में आएंगे तो थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड परिभाषा देना होगा। तो उसमें क्या होता है कि बल एक भौतिक कारक है जिसमें किसी भी वस्तु को रेस्ट से मोशन में ले जाएंगे, या फिर मोशन कर रहा है उसको रेस्ट में ले आएंगे, या फिर यदि कोई भी वस्तु मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। बोल सर, आप बोलिएगा सर मोशन कर रहा है डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? तो देखिएगा, आप लोग फुटबॉल यदि सीधा आता है या क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का बॉल यदि आता है तो आप लोग देखते होंगे कि बैट से हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल आ रहा है तो फुटबॉल का डायरेक्शन दाया चाहे बाया कर देते हैं, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है बच्चों, है ना? तो फोर्स के विषय में हम लोग ये आप लोग जानकारी हासिल की। इसका फोर्स का 4 टाइप है।
एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक है टेंशन फोर्स, एक है नॉर्मल फोर्स और एक है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये आपका 4 टाइप है। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी में किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर mg। ठीक है, टेंशन फोर्स में T से दर्शाते हैं। जब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तना हुआ धागा के द्वारा यदि किसी भी वस्तु में बल लगता है तो वो कहलाता है टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब होता है बच्चों? कि देखिए, यदि कोई भी बॉडी कांटेक्ट में है तो उस बॉडी के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स आपका कहलाएगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सबका डायरेक्शन बच्चों हम लोग जब एक एक करके पढ़ेंगे तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में ये चारों फोर्स का यूजेस कहां कहां पे होता है ये आपको साफ साफ शब्दों में समझ में आ जाएगा। और लास्ट जो फोर्स आपका दिया हुआ है स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के द्वारा लगता है ना। ये टाइप्स ऑफ आपका फोर्स हुआ। इसमें लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का 3 गो लॉ है, न्यूटन का 3 नियम है, और वो तीनों नियम क्या होता है उसके विषय में जानेंगे। तो न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का तीसरा नियम। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ है बच्चों। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? यह नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु तब तक रुका रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या तब तक वो मोशन करता रहेगा, गति में चलते रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट में रहता है या तब तक वो मोशन करते रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु पर जो बल लगता है वो बल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp बटे dt के। dp बटे dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के दर का, है ना। तो ये होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम तो आप लोग जानते ही हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी बच्चे को एक थप्पड़ मार देंगे तो वो भी अपना प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया क्या देगा? हो सकता है वो मन ही मन गुस्सा करे, है ना, या हो सकता है कि वो कुछ बोल दे। तो ये प्रतिक्रिया होता है, या न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है ना। ये तीनों नियम आपको पढ़ना है इसमें। आपका आगे जो चैप्टर आपका दिया हुआ बच्चों, वो चैप्टर के विषय में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये जो चैप्टर आपका है, इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन रहता ही रहता है। और जान जाइए कि कंपटीशन में भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रहना फिक्स है। वर्क क्या है ना। वर्क होता है तो वर्क का 2 प्रकार का होता है। वर्क में 2 तरह का फोर्स लगता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं संरक्षित बल और असंरक्षित बल। फिर आपका आता है एनर्जी आता है। एनर्जी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब फिर पोटेंशियल एनर्जी का 2 प्रकार है बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी का 2 प्रकार कौन कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी में पहला टाइप्स आपका आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
और दूसरा टाइप्स आपका आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और तब जाके हम लोग पावर के विषय में पढ़ेंगे कि पावर यानी कि शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। और तब हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नाम है कॉलिजन। कॉलिजन मतलब होता है टकराव, टकराना। और उस टकराव के बाद ही चैप्टर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर में इतना चीज हमको पढ़ना है। वर्क के विषय में पढ़ना है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के विषय में पढ़ना है, एनर्जी के विषय में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, पावर के विषय में पढ़ना है, और उसके अलावे भी क्या पढ़ना है बच्चों, कॉलिजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉलिजन पढ़ना है। कॉलिजन मतलब टकराव, ठीक है। अब इस चैप्टर के आगे देखिए, आपका अगला चैप्टर दिया मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ये रोटेशनल डायनेमिक्स में आता है। ये किस में आता है बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स में। रोटेशनल डायनेमिक्स में जैसे आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व तो बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको आई से दर्शाते हैं, और आई बराबर फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, है ना। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर। अब इस आई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिस्टम का निकालना है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीज का निकालना होता है। एक होता है यूनिफॉर्म रड, एक होता है सर्कुलर रिंग, और एक होता है सर्कुलर डिस्क। ये तीन चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेंटर ऑफ मास। देखिए लास्ट वाले चैप्टर इस सब से जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, और लास्ट वाले चैप्टर से आपको हड़बड़ाना नहीं बच्चों, है ना। तो सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास में क्या क्या पढ़ना है देखिएगा, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। इस सब के विषय में हमको पढ़ना है सेंटर ऑफ मास। और तब जाके हमको पढ़ना है दो चीज इसमें और पूछेगा, एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है बच्चों रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ये चीज आपको पढ़ना है बच्चों। इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे तब जाके ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा, है ना। तो इस सब के विषय में हम लोग को जानकारी हासिल करना है। अब इस चैप्टर के बाद आपको वही चीज पढ़ना आगे, देखिए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, जो कि आप जानते ही हैं। गुरुत्वाकर्षण में आपको एक चीज देखिए, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, और वही जो आकर्षण बल होता है उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन न्यूटन्स के द्वारा इसमें जो नियम दिया गया वो फॉर्मूला F बराबर आया था Gm1m2 बटे क्या आया था बच्चों, आर स्क्वायर। जहां पर इस G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि इसका एक और नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बच्चों, है ना। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से था, ये फोर्स आया। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, और ये कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों के बीच रिलेशन जो आता है वो जी बराबर आता है Gm बटे आर स्क्वायर, Gm बटे आर स्क्वायर। लेकिन इस G का मान अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तब पर भी घटेगा बच्चों, और अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तब पर भी घटेगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो कहां होता है बच्चों, पोल पे होता है। तो सर ऊपर जाएंगे बच्चों, तो देखिए ऊपर जाएंगे तो फॉर्मूला आता है G डैश बराबर G इंटू 1 - 2h बटे r, और नीचे की ओर जाएंगे बच्चों तो G डैश बराबर आता है G इंटू 1 - h बटे r। इतना चीज आपको पढ़ना होता है बच्चों, ये आपका आ गया ग्रेविटेशन में, है ना। इसके बाद आपका जो है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उसके अंतर्गत आता है।
सेल्सियस केल्विन, है ना, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फॉरेनहाइट स्केल, ये सब के विषय में अभी आगे पढ़ना है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स आ गया, तो जनरली दो लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं, ये सब के विषय में हमको पढ़ना है बच्चों। फिर आगे का आपका जो चैप्टर आ गया वो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको जानना है। तो एक लास्ट चैप्टर, इसके बाद आपका एक छोटा सा चैप्टर बढ़ता है ऑसिलेशन एंड वेव। इस चैप्टर का भी महत्व है। वेव एंड ऑसिलेशन में इक्वेशन जो आता है वो आता है आपका y बराबर आता है इक्वेशन ऑफ वेव जो होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। तो ये आपका इक्वेशन कहां से आता है बच्चों, इसके विषय में आपको जानकारी हासिल करना है। इसमें वेव एंड ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन आता है, वेलोसिटी का भी इक्वेशन आता है, एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन आता है। तो कैसे आएगा इक्वेशन, ये सारे के सारे विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो क्या हो गया बच्चों, ये सारा का सारा हो गया सिलेबस का कहानी हो गया। अब इस सिलेबस को एक एक चैप्टर करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अगले क्लास से, है ना। ये 10 चैप्टर आपका दिया हुआ है सिलेबस में। फिर से एक बार आप ध्यान में रख लीजिए कि ये 10 चैप्टर आपका दिया हुआ है सिलेबस में। हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जो पहला चैप्टर आपका दिया हुआ बच्चों वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। दूसरा चैप्टर जो आपका दिया हुआ बच्चों वो क्या है, काइनेमेटिक्स है। तीसरा चैप्टर जो आपका दिया हुआ बच्चों वो क्या है, लॉ ऑफ मोशन है। अभी केवल हम आपको चैप्टर से रूबरू करवा रहे हैं, बाकी चैप्टर जब शुरू होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में ये क्या है और क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये तीसरा चैप्टर लॉ ऑफ मोशन है। चौथा चैप्टर जो आपका बच्चों वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। पांचवा चैप्टर उसके बाद आपका दिया हुआ है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। उसके बाद जो चैप्टर दिया हुआ क्या दिया हुआ बच्चों, ग्रेविटेशन। उसके बाद का चैप्टर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। उसके बाद का चैप्टर क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद अगला चैप्टर क्या है बच्चों, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और लास्ट चैप्टर जो क्या है बच्चों, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ये सारा 10 चैप्टर एक एक करके हम लोग अगले क्लास से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, और रेगुलर हम इसी टाइम 6 से 7 आपके बीच लाइव आएंगे, है ना। जो चैनल का नाम है वो आप जान रहे हैं,